नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे की। इन दिनों उदयपुर के गली कूचों में एक चर्चा बड़ी चल रही है। चौतरफा छात्रों की टोली है, हाथों में, माथे पे और गले में उपरने हैं। बस नारे जयकारों के लग रहे हैं। पढ़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ राजनीति हो रही है। जी हां, आगामी माह में कभी भी छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं और इसी को लेके उदयपुर शहर में तमाम छात्र नेता अपनी सीट कैसे पाएं इसकी जुगत में लगे हुए हैं और गली कूचों से नारे लगाते हुए निकल रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने पिछले 4 साल में लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे हैं और ये गुरूर या फिर इस तरह का लगता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम जिम्मेदारों को कि इस बार भी वही आएंगे, लेकिन इस बार टक्कर बड़ी है, दावेदार ज्यादा हैं और सभी लड़ने को तैयार हैं। अब ऐसे में फैसला करना काफी मुश्किल होगा कि किसके सर एबीवीपी अपना हाथ रखती है और किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। छात्र संघ चुनावों की इस कड़ी के शुरू करने से पहले बात करते हैं रौनक राज सिंह की, जिनको पिछली बार कानूनी दांवपेच के लिए चुनाव नहीं लड़ पाए और वह मलाल उनको लंबा रहा। उन्होंने काफी मेहनत की और लगातार इस साल भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वह पेच अभी तक फंसा हुआ है। रौनक राज को लगता है कि इस बार किस्मत पलटेगी और वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो चर्चा चौराहे की में शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मिलवाते हैं आपको रौनक राज सिंह से। रौनक राज सिंह सक्तावत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। और रौनक राज जी, आप सबसे पहले चैनल पर स्वागत, अभिनंदन आपका। सबसे पहला सवाल, क्या इस वर्ष रौनक राज सिंह सक्तावत एबीवीपी की तरफ से उम्मीदवार है या नहीं? सबसे पहले तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस खास बातचीत के लिए मुझे याद किया। बात रही भैया दावेदार की, तो भैया पिछले 5 सालों से संगठन में काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में हर छात्र की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। बस एक ही मोटिव है कि छात्र परेशान नहीं होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए और यूनिवर्सिटी सही सलामत चलनी चाहिए। जी, लंबे समय से तैयारी चल रही। पिछली बार भी कुछ केस की वजह से आप की जगह कुलदीप सिंह सुहाग को टिकट मिल गया। ऐसे में इस बार भी अभी तक आपका वो केस सुलझ नहीं पाया। जीवन में भैया मैंने क्या कभी होप नहीं छोड़ी। जी, पिछले साल जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। पिछले साल भी मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, बट बच्चों के लिए काम, स्टूडेंट के लिए काम करना है, उनकी हेल्प करनी है। जी, तो मोटिव यही है। इसलिए तो बिना अध्यक्ष बने भी करी जा सकती है। वो भैया एक रहता है, अध्यक्ष बनने के बाद जो काम होते हैं फ्रंट लाइन मिलती है भैया, आगे आने का मौका मिलता है। अभी क्या सब समान है, उनके लिए कुछ बात करनी है, उनके लिए लड़ना है तो उनके लिए आगे आना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। केस के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है और केस सुलझ पाएगा या नहीं? अधिकतर सारे केसेस में भैया लास्ट में सब फाइल डिस्पोज ही होती है। माननीय उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव लड़ेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। जी, कई उम्मीदवार और भी हैं आपके एबीवीपी के अंदर। ऐसे में कितना टफ कंपटीशन रहता है और इससे कहीं छात्र हितों का मुद्दा तो नहीं भूल जाते और लिंग दो कमेटी की सिफारिशों का जो सरेआम उल्लंघन हो रहा है उस बारे में, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि जो प्रीमाइसेस के अंदर चुनाव होते हैं, ऐसे में पूरे शहर को जगमगा देना कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए भैया, अब तो आप जैसे कह रहे हैं कि संगठन में दावेदार बहुत हैं, परिवार है, सबको आगे आना है, सबको छात्रों के लिए काम करना है, टिकट सब मांग रहे हैं। संगठन का जो निर्णय होगा सर्वमान्य रहेगा। कोई 3 ऐसे काम जो रौनक राज सिंह सक्तावत छात्र हितों के लिए करना चाहते हो, ऐसे कोई 3 कामों की लिस्ट आपने तैयार कर रखी हो? अगर आपको कमान मिलती है तो क्या 3 काम ऐसे करेंगे छात्रों के लिए? सबसे पहली प्रायोरिटी और सबसे बड़ा लक्ष्य ये रहेगा भैया कि सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की अगर मुझे कमान मिलती है तो सबसे पहले जितने भी कोर्सेज दूसरे अन्य विश्वविद्यालय में चलते हैं वो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर लागू करना है। अभी मात्र हमारे यहाँ 4 कॉलेज हैं, लॉ, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। पिछले 1 वर्ष से बीटेक और सिविल इंजीनियरिंग कोर्स भी स्टार्ट हुए हैं। मेरा एक ही मोटिव है भैया कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर यानी एमबीबीएस भी हो जाए, नर्सिंग वर्सिंग, यानी जो दूसरे अन्य विश्वविद्यालय जो यानी दुकानें खोलकर जो कमाई कर रहे हैं अवैध, वो एक वैसे दुकानें यूनिवर्सिटी को भी खोल देनी चाहिए। खोलनी नहीं चाहिए भैया। एक गरीब तबके वहाँ तो फीस भैया सरकार के हिसाब से तय होती है। गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। नहीं, कई बार अभी हमने देखा 30% की बढ़ोतरी बहुत सारे विषयों में हुई। एक्चुअली वैसा है कि पिछले 2 साल कोरोना से पहले क्या हर साल राज्य सरकार का नियम है हर ईयर 10% फीस बढ़ाते हैं। कोरोना के कारण
यानी वो बहुत बुरा काल देखा हम लोगों ने, उस कारण 2 वर्ष यूनिवर्सिटी में फ़ीस नहीं बढ़ी, परंतु उस तीनों साल का मिलाकर अभी तो 30% फीस बढ़ोतरी हुई। जी, पिछले वर्ष का कार्यकाल जो रहा एबीवीपी का पूरा पैनल आया उसके अंदर, पर स्वर्णिम मतलब अच्छा कार्यकाल नहीं कह सकते उसको। ऐसे में जो एबीवीपी संगठन को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उससे निपटने की क्या तैयारियां हैं? ऐसा भी है, ऐसी कोई बड़ी चुनौतियाँ हमारे सामने नहीं है जो संगठन को। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बनती नहीं, आपके अध्यक्ष और आप ही के पार्टी के बीजेपी पार्टी के पार्षद, उन दोनों के बीच थप्पड़ विवाद होता है। वो कहते हैं मैंने 20 थप्पड़ मारी, आपका अध्यक्ष कहता है मैंने 200 थप्पड़ मारी। देखिए भाई साहब, पहली बात तो बीजेपी से हमारा कोई लेन देना नहीं है। हम एक छात्र संगठन है और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, दूर दूर तक हमारा कोई लेन देना नहीं है। बात इनके विषय की, इनका कोई निजी मामला है तो इसमें अभी हम तो क्या ही कर सकते हैं। आज रौनक राज सिंह शेखावत कोई गलत काम करते हैं अगर प्रेसिडेंट रहते हुए, तो उससे एबीवीपी की छवि भी तो धूमिल होती है ना। बिल्कुल होती है, टैग लगता है, संगठन का नाम है, संगठन का। ऐसे में अगर कुलदीप सिंह सुहावत ने कोई गलती करी है तो उसका खामियाजा संगठन को कितना भुगतना पड़ेगा, इस बात का जवाब देना आपको। खामियाजा तो क्या है, प्रयास करेंगे, गलतियों को वापस सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। रौनक राज सिंह की माने तो उन्हें पूरा विश्वास है कि पार्टी में एक बड़े पद पर बैठे जिम्मेदार ने उन्हें विश्वास किया है कि इस बार रास्ता क्लियर हो जाएगा और टिकट भी उन्हें ही मिलेगा, और इसलिए वह आश्वस्त भी हैं और अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं गत वर्ष कॉमर्स कॉलेज से हारे अविनाश कुमावत की, जो भी इस बार ताल ठोके हुए बैठे हुए हैं और उम्र का तकाजा परे रखते हुए कह रहे हैं कि अगर 27 वर्ष का कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतर सकता है तो अविनाश कुमावत क्यों नहीं उतर सकता। वह चुनाव जरूर लड़ेंगे अगर पार्टी ने मौका दिया तो, और वो उन्होंने छात्रों के बीच रहकर काफी मेहनत भी की है। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। इस वर्ष अविनाश कुमावत छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? 1001% पहली वैकेंसी जी, कुछ एलिजिबिलिटी का आपका इशू था, वो सॉर्ट आउट हुआ या नहीं? वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, क्योंकि उसमें यह है कि अगर किसी छात्र को 27 एज लिमिट तक चुनाव लड़ने का मौका मिलता है किसी और कॉलेज में, तो वैसा का वैसा मुझे भी मिलना चाहिए, वरना ये मेरे साथ तो बायसनेस होगी जी। क्योंकि किसी छात्र को मिल रहा है, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में भी लड़ रहा है 27 एज लिमिट तक मेरे ही कोर्स में, तो फिर मैंने क्या गलती जी। एक छोटी सी बात का जवाब दें कि पिछले वर्ष भी जब चुनाव हुए तो सबके कयास ये था कि अविनाश कुमावत के लिए बिल्कुल इजी कंपटीशन है और उसके विपरीत परिणाम हमें देखने को मिले। ऐसे में इस वर्ष भी जब आप एक मजबूत दावेदार के रूप में आप हैं, पर कहीं ना कहीं अति विश्वासी होकर चुनाव हार जाना, कहाँ तक मन दुखता है उससे? मैं इंसान ही हूँ, भगवान तो नहीं, गलती सबसे होती है। और चुनाव, क्रिकेट और ये सारी ऐसी स्पोर्ट्स वगैरह ये सारी ऐसी चीज़ें, और चुनाव भी ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी बाजी पलट सकती है किसी भी जी। मेरे साथ भी कुछ गलतियों से अविनाश कुमावत कुछ सीख लेंगे या नहीं? लेंगे, एक बार अलग तरीके से चुनाव। अविनाश कुमावत इजिकल टू विवाद ये हम कह सकते हैं, क्योंकि विवादों से आपका पुराना नाता रहा है। अगर आपकी व्हाट्सएप डीपी भी खोल कर देखते हैं तो कई प्रदर्शन के दौरान कोई पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जाने थे, वो आपने आपकी व्हाट्सएप डीपी बना रखी है। इसके माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देते हैं? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ऐसा छात्र नेता ही होना चाहिए जिसे जो विवाद में ना रहे, क्योंकि छात्रों के लिए लड़ते हुए अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जा रही है, आप कोई आंदोलन कर रहे हो, आप किसी मांग के लिए बैठे हो और आप सही हो उस जगह, तो आपके खिलाफ भी लोग होंगे आपको पकड़। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के खिलाफ कोई आंदोलन कर रहा हूँ और किसी चीज़ में वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी प्रशासन गलत है, तो वो अधिकारियों में वो लोग इस तरह के लोग हैं जो मजबूत होते हैं, वो पुलिस को फोन लगाते 2 मिनट में पुलिस आ जाती है, क्योंकि वाइस चांसलर तो बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी बात मानेंगे वो लोग, वो आते हैं पुलिस वाले, हम लोगों को तो के ले जाते हैं। और जब हम वहाँ थाने में होते हैं तो पुलिस वालों को भी अपनी मांग बताते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि आपके भी बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस बढ़ रही है, आपके भी कोई परिवार वाला यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा, उन लोगों की फीस बढ़ा देते हैं, कभी उन लोगों से लेट फीस ले लेते हैं, तो उसका हम विरोध करते हैं, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस वजह से वो लोग भी, पुलिस वाले भी हमारी बात समझते हैं, प्रशासन हमारी मदद करता है, और इस सारी चीज़ों में हम लोग फिर हमें छोड़ देते हैं, वो लोग ये सारी बात मान के। हम कोई इस तरह के बड़े मुकदमे नहीं होते हैं, कोई आपराधिक गतिविधियों के मुकदमे नहीं होते, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ।
ऐसे फोटो लगाकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो मेरे संघर्ष की बात बताता हूँ ना उसमें। जी। मैंने उन लोगों के लिए संघर्ष लड़ाई तो लड़ी। काफी करते हैं आप, हाँ, सड़कों पर आप काफी संघर्ष करते हैं। मैंने- अभी भी एक नया ताजा विवाद आपके साथ हुआ सेक्टर 14 में, विश्वजीत करके कोई लड़के थे, उनसे आपका विवाद हुआ। देखो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा किसी से कोई विवाद हुआ नहीं, और वो विश्वजीत सिंह जो है, शायद वो खुद एक आपराधिक प्रवृत्ति के, उन पर पहले भी एक मुकदमा पुराने यूनिवर्सिटी अध्यक्ष को मारा। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस भी किसी लड़के ने ये किया है वो गलत नहीं किया उसने, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो छात्र नेता होता है उससे के बाजार के जो बाजार में आपराधिक गतिविधियां करते हैं वो लोग सॉफ्ट कॉर्नर समझते हैं फेमस होने के लिए कि इनको मारेंगे तो हम लोग फेमस हो जाएंगे। पर हर छात्र नेता एक जैसा नहीं होता। जी। कोई जेब में गांधी जी रखता है और कोई जेब में नाथूराम गोडसे भी रखता है। तो आप नाथूराम गोडसे के समर्थक हैं? मैं अहिंसा का पुजारी नहीं हूँ। मैं अगर कभी मेरे पे खुद पे बात आएगी, मेरे किसी छोटे भाई पे बात आएगी, या फिर मेरे साथ में कोई भाई मेरे साथ संघर्ष कर रहा है उसकी बात आएगी, तो मैं तो लड़ना जानता हूँ जी। और लड़ने से पीछे नहीं हटूंगा। एक मुख्य सवाल आपसे कि मान लीजिए कि अविनाश कुमावत एलिजिबल भी होते हैं, अविनाश कुमावत चुनाव लड़ते भी और अविनाश कुमावत जीत भी जाते हैं, तो छात्रों के लिए क्या 3 काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये जो हार्ड कॉपी लेते हैं यूनिवर्सिटी में, ऑनलाइन फॉर्म भरवा देते हैं, उसके बाद में हार्ड कॉपी लेते हैं, और वो जब हार्ड कॉपी बच्चा जमा नहीं करवा पाता है तो उससे उसकी 500 रुपये लेट फीस लेते हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद में उस लेट फीस को 2500 रुपये कर देते हैं। फॉर्म 1900 रुपये का है एग्जामिनेशन का, आप उसके लिए 2500 रुपये लेट फीस ले रहे हो, तो उस लेट फीस के दायरे को मापदंड को तय किया जाए। और एक दूसरी बात यह है कि जैसे आज मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे पासिंग मार्क्स 36 हैं 100 में से, और किसी बच्चे के 10 मार्क्स आते हैं और फिर रिवैल्यूएशन में उसको 40-50 मार्क्स हो जाते हैं, तो आप जो रिवैल्यूएशन का अमाउंट लेते हो 400 रुपये, मीडिया में भी आया था, आप लोगों ने भी चलाया था, दैनिक भास्कर वालों ने भी छापा था कि 12.5 लाख आज तक रिवैल्यूएशन फॉर्म भरे हैं, और उसमें से 10-11 लाख लोगों के रिवैल्यूएशन में मार्क्स भरे हैं। तो ये घोर धंधा जो चल रहा है, अगर मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनता हूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ये बंद करूंगा, क्योंकि बंद ये जो रिवैल्यूएशन के फीस लेते हैं ये लोग, वो बंद मैं नहीं करवा सकता। वैसे में एक सवाल और था आपसे कि आप ही के एक साथी उम्मीदवार हैं सुरेश वालिया, जो भी शायद किसी विषय में उनके कम नंबर है, उन्होंने कहा कि 40 में से 23-25 बच्चे फेल हो गए। क्या उसमें टीचर को नैतिकता का नाते इस्तीफा दे देना चाहिए क्या? जिस टीचर के 25 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, पर वो सब्जेक्ट है टैक्सेशन का, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उसमें अगर आप तो कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो ना, तो नीचे जो आंसर 20 है वो 20 आएगा, और आपने जो सारी वो फॉर्मेलिटी जो है क्वेश्चन की सही कर रखी है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर नहीं कर रखी है, वैसे वो अगर 23 बच्चे फेल हुए हैं तो वापस रीचेकिंग होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से। पर मैं ये मानता हूँ कि जिसके 2 नंबर आए, किसी के 8 नंबर आए हैं, तो उसका फिर मार्क्स बनना मुश्किल ही होता है, मेरा ये मानना है। और अगर बढ़ जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो जिन्होंने ठेका ले रखा है उनको कॉपी चेक करने का, यूनिवर्सिटी को उस आदमी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, उसका टेंडर बताओ खारिज करना चाहिए। वो तो शायद आप भी अंधा होगा, जिसमें 40 में से 23 बच्चे अगर फेल हो जाते हैं, क्या पता अच्छा आदमी हो, अच्छे से कॉपी चेक करिए, वो ज़्यादा अच्छे से चेक करी, किन्हीं के शून्य नंबर भी आए। अब दोनों किसी भी चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते ना भैया। अब क्या पता वो बहुत अच्छा आदमी, उसने अच्छे से कॉपी चेक करी हो, और क्या पता वो शाम को मदिरा पान करके कॉपी चेक कर रहा हो, या फिर किसी को दे दियो कि ले भाई तू कॉपी चेक कर ले। अविनाश कुमावत को तो आपने सुन लिया होगा। आपको बता दें कि सेक्टर 14 निवासी छात्र नेता विश्वजीत सिंह पर हाल ही अविनाश कुमावत और उनके समर्थकों ने हमला किया था, और उस मामले का जो मुकदमा है शहर के समीना थाने में चल रहा है, और उस पर उनकी जांच भी बैठी हुई है। हालांकि अविनाश कुमावत ने ताल ठोक दी है और वह चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वहीं उनकी व्हाट्सएप डीपी के बारे में जब चर्चा की गई तो उन्होंने यही कहा कि जो छात्र नेता विवादों में ना रहे, जिस पर कोई केस ना हो, तो वो कैसा छात्र नेता है। आपको बता दें कि अविनाश कुमावत की व्हाट्सएप डीपी पर एक फोटो लगा हुआ है जिसमें पुलिसकर्मी उसको ले जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बड़े नाम की, जो काफी ताकतवर होने के साथ साथ प्रभावशाली भी है और छात्रों के बीच में रहने का दावा भी करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंशुमान सिंह शक्तावत। देखा जाए तो वह यहां पर हर दृष्टि से सबसे मजबूत है। बेदाग छवि के हैं, उन पे कोई केस भी दर्ज नहीं है, और छात्रों के बीच रहते हैं, और सबसे बड़ी मजबूती
छात्रों को या फिर लोगों को या फिर छात्र राजनीति समझने वालों को लगती है कि उनके पिता उदयपुर शहर के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हैं। तो कहीं न कहीं प्रभाव भी यहां पर दिखाई देता है। हालांकि अंशुमान ने इन सारे सवालों से परे रह के कहा कि वह छात्रों के बीच रहे हैं और छात्रों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं अंशुमान सिंह चक्टावत से। सर, सबसे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि इस वर्ष चुनाव की तैयारियां चालू हो चुकी है। हालांकि चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई पर बिगुल बज चुका है जी। ऐसे में एबीवीपी की तरफ से 3-4 नाम भी आ रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए। उसमें सबसे अव्वल नाम अंशुमान सिंह चक्टावत का है जी। इस विषय पर अंशुमान सिंह चक्टावत क्या कहेंगे? सर, इस विषय में सर मैं सर एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि सर देखो सर, हम लोग सर एबीवीपी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता 365 दिन कैंपस में रह के और छात्रों की मदद करता है जी। तो उसमें सर मेरा नाम सर अव्वल सर एक भी बार सर मैंने सर मेरे नाम को सर अव्वल नहीं रखा। मैंने हमेशा सर विद्यार्थी परिषद का झोला पहन के और सर नया यूनिवर्सिटी में सर दौड़ा हूँ, छात्रों की सेवा की है। और सर अगर सर बाई चांस अगर सर संगठन मुझे सर मौका देता है जी तो सर मैं सर जरूर सर खड़ा उतरूंगा जी। संगठन मौका देता है जरूर खड़े उतर पाएंगे। पिछली वर्ष भी आपका पूरा पैनल आपका चुनाव जीता था जी सर। पर अगर उन्हें मार्क्स दिए जाए तो उनकी मार्किंग की जाए तो मेरे हिसाब से तो एवरेज से भी कम मार्क्स उन्हें दिए जाने चाहिए, क्योंकि आपस में वे लड़ते रहे, पार्षदों से उनकी मुठभेड़ हुई। सर क्या सर एक्चुअली में क्या होता है ना कि सर छात्र जीवन में सर हर तरीके की मतलब यार हर तरीके की सर मुसीबतें सर उनको सर झेलनी पड़ती है जी। चाहे वो छात्र सेवक हो, चाहे वो खुद छात्र हो, चाहे वो सर छात्र प्रतिनिधि हो जी, है ना। तो सर अलग अलग फेज में सर अलग अलग लोग सर उनके साथ में रहते हैं और जो उनका समय देख के और जो सर उनका साथ छोड़ देते हैं सर मैं सर उनको सर इंसान नहीं मानता हूँ जी। अंशुमान सिंह को अगर इस वर्ष कमान मिलती है एबीवीपी की तरफ से, प्रत्याशी घोषित होते हैं और विजय भी होते हैं जी, तो 3 ऐसे क्या कार्य करेंगे अंशुमान सिंह जी छात्रों के लिए जो यूनिवर्सिटी में एक बेंचमार्क बना सके? सर सबसे पहले सर मेरा एक ही एम होगा कि सर मैं सर जो सर कोविड के बाद में जो सर एकेडमिक कैलेंडर है वो जो सर सुचारू रूप से सर नहीं चल पा रहा है जी, उसको सर मैं सर सुचारू रूप से सर चालू करवाने का पूरा प्रयास करूंगा जी, है ना सर। उसमें सर सबसे पहले सर लोगों को सर 3 ही दिक्कत होती है एक कैंपस में यूनिवर्सिटी में, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम जी। अगर वो सर एकेडमिक कैलेंडर सही नहीं चल रहा है तो सर प्रवेश अगर सर सुचारू समय पर नहीं होंगे तो सर परिणाम सर सुचारू समय पर सर कैसा आएगा? बिल्कुल सर, आप सर ये बताइए जी। तो सर मेरा सर सबसे पहले एम तो सर ये रहेगा जी। दूसरा सर जो सर विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा एमबी छात्रावास जो सर अभी सर बंद पड़ा है 2017 से जी, उसको सर चालू करवाने के लिए सर एडी चोटी का सर जोड़ लगाएंगे जी। और सर तीसरा जो सर छात्रों की सर जो भी दिक्कत होती है जैसे सर एक सर मुख्य दिक्कत सर जब से सर मैं सर इस यूनिवर्सिटी में 2019 से इस चुनाव को सर बड़े सर करीब से देख रहा हूँ, छात्रों की मदद कर रहा हूँ, तो सर मैं सर एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सर एक सर यूनिवर्सिटी में सर पेयजल की सर व्यवस्था नहीं है जी। आज सर हर क्षेत्र से सर एक छात्र सर इस विद्यार्थी जीवन में विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आता है जी। वो सर कोई सर मावली से आता है, कोई खेमली से आता है जी, कोई फतेहनगर से आता है, कोई वल्लभ नगर से आता है, कोई कपासन से आता है। तो सर वो सर आके सर उतरते हैं सर यूनिवर्सिटी गेट पे और सर पैदल चल के सर अगर सर कोई सर लॉ संकाय में पढ़ रहा है तो सर वो सर पैदल चल के जाता है तो सर उसको सर पेयजल की सर व्यवस्था करवाई जाए। और सर चौथा सर आपने सर मुझे सर 3 ही पूछे हैं, अगर सर चौथा सर एक सर मेरे हाँ बताइए सर मैं सर ऐड करना चाहता हूँ कि सर डिजिटल लाइब्रेरी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, जो RU JNU जैसी सर राजस्थान की बड़ी विश्वविद्यालय में भी उठा है सर, उसको सर मैं सर मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में उठा। अंतिम और आखिरी सवाल, आपके कई विरोधी आपके ऊपर तमाम समय पर इल्जाम भी लगाते हैं कि अंशुमान सिंह व्यवहार से नहीं प्रभाव से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बारे में क्या संदेशा देंगे? चैनल के माध्यम से स्पष्ट उन विरोधियों को संदेशा दीजिए। सर सबसे पहले सर मैं सर उदयपुर न्यूज के माध्यम से सर ये चीज बताना चाहता हूँ कि सर जिंदगी में सर कभी सर मेरा सर कोई भी सर विरोधी नहीं रहा है, सब मेरे भाई हैं और सर व्यवहार ही एक मात्र चीज है जो सर आज तक सर इस उम्र तक आके सर कमाई है और सर आगे भी कमाएंगे। और
और यार आप लोग सभी को सर एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मेरा साथ दीजिएगा, चाहे विकेट से विकेट स्थिति आ जाए। और मैं एक चीज सर आपके चैनल के माध्यम से और बोलना चाहता हूँ कि मैं सर विद्यार्थी परिषद का सिपाही हूँ, और या विद्यार्थी परिषद जो भी निर्णय लेगा वो मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। जी, तो इसका मतलब प्रभाव से आप चुनाव नहीं लड़ रहे? सर नहीं लड़ रहा। पर कई बार आपके जो इंस्टाग्राम आईडी, कुछ लोगों ने हमें इंस्टाग्राम आईडी से आपके फोटो भी भेजा जिसमें आप कुछ पुलिस कॉप्स के साथ आप दिखते हैं, जिसमें आपके पापा भी साइड में होते हैं। जी सर, बिल्कुल होते हैं सर। ऐसे में आप 10, 15, 20 पुलिस वालों के साथ आप फोटो खिंचाते हैं। आज मुझे सर एक चीज बताइए सर, आज सर मेरे पिताजी सर एक चीज बताइए सर, मेरे पिताजी अगर पुलिस में है तो क्या सर बोलते सर मेरी गलती है क्या? नहीं, गलती वही आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके विरोधियों ने तमाम सर आज सर मेरे सर पिताजी के साथ भी एक बार नहीं सर, मैं सर 100 बार भी सर फोटो खिंचवा सकता हूँ, और किसी भी माध्यम में डाल खिंचा सकते हैं आप, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। पर पिताजी के साथ 20 पुलिस वाले और थे, उनके साथ फोटो था, इसलिए लोगों का पूछना था। हाँ सर, तो इस बार आप स्पष्टीकरण देंगे तो अच्छा रहेगा। इस पे सर स्पष्टीकरण सर ये देना चाहता हूँ कि सर उस दिन सर है ना यार जगन्नाथ की जब से यात्रा थी, जी, तो सर मेरे पिताजी की सर मुख्य भूमिका में सर ड्यूटी थी सर, जी, एकदम उसके पास में, रथ के पास में जी। तो सर वो आए और सर बाबा साहब पूजा के दौरान सर मैंने सर उनके साथ में सर एक सर चलिए ठीक है, तो इन्होंने स्पष्टीकरण दिया और लोगों के तक ये संदेशा पहुंचा, तो एक बात क्लियर होती, क्योंकि लोग ये समय ऐसा समय कि लोग आपके ऊपर फूल भी फेंकेंगे तो कुछ पत्थर भी फेंकेंगे जी, तो आपको स्पष्टीकरण देना। जी सर, आपने स्पष्टीकरण दिया? जी सर, बिल्कुल। तो एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहते थे कि लिंगदो कमेटी की सिफारिशों का जो उल्लंघन हो रहा है उस बारे में अंशुमान जी का क्या कहना, और क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर लिंगदो कमेटी जो है उसके बारे में सर मैंने तो सर आज तक सर किसी भी सर छात्र नेता को सर उल्लंघन करते हुए देखा नहीं है, क्योंकि सभी तो उसका उल्लंघन कर रहे हैं सर। हर जने के सर व्यक्तिगत सर प्रशंसक होते हैं। हाँ, तो सर अगर सर प्रशंसक अगर सर उनके ऊपर सर कुछ भी सर खर्चा कर रहे हैं या सर कुछ भी कर रहे हैं, तो सर उसमें सर उस सर प्रत्याशी या उस छात्र की सर क्या गलती है? जी चीज बताइए। अगर वो एक प्रशंसक अगर उसके लिए कुछ कर रहा है जी, तो उसमें सर उस छात्र की क्या गलती? हर छात्र नेता सोशल मीडिया पर अपना प्रचार कर रहा है। इसी कड़ी में अंशुमान सिंह शक्तावत भी अपनी तरह से प्रचार कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर टीम अंशुमन नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, उनकी आईडी बनी हुई है जिसमें वे तमाम पुलिसकर्मियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर भी सवाल जब किए उनसे, तो उन्होंने साफ किया कि ये जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान का एक फोटो था जो वो यहाँ पर खड़े हुए थे और उसी तरह पुलिस की टीम आई, उनके साथ में फोटो खिंचा लिया। इसमें ऐसा कोई प्रभाव की बात नहीं, वह व्यवहार से चुनाव लड़ेंगे और व्यवहार से चुनाव जीतेंगे। अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उन्हें मौका नहीं दिया तो वो बागी नहीं बनेंगे, न ही बगावत करेंगे। वो पार्टी के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं सुरेश वालिया की, जिनके ऊपर सबसे बड़ा जो मसला है वह फेल होने का है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में किसी भी पद पे लड़ने के लिए छात्र का पास होना जरूरी है, लेकिन सुरेश वालिया हाल ही एक एग्जाम में फेल हुए हैं, उन्हें मात्र 8 नंबर मिले हैं। जब इस पूरे मामले में हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ किया कि सिर्फ वही नहीं, इस पूरी क्लास में 23 से ज्यादा छात्र फेल हुए हैं। कहीं न कहीं कुछ बड़ी तकनीकी खामी आई है और उन्होंने रिवेल्यू का फॉर्म भर दिया है और जल्द ही पास होंगे और इस बार चुनाव जरूर लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की और छात्रों के बीच में रहे हैं। छात्रों की हर समस्या को वो भली भांति जानते हैं और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि क्या सुरेश वालिया इस वर्ष छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख दावेदार हैं, हाँ या नहीं? देखिए, ये इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ, इसका उत्तर तो है ना छात्र और छात्राएं देंगे। मैं मेरी छात्र संघ अध्यक्ष के दावेदार हैं? दावेदार तो हूँ प्रमुख हूँ क्या और या नीचे हूँ वो तो छात्र जवाब देंगे। दावेदार तो हूँ जी। सुरेश वालिया जी, अगर मान लीजिए एबीवीपी इस वर्ष आप पर दाव खेलती है और आपको टिकट देती है जी, तो ऐसे में 3 ऐसे क्या काम होंगे जो सुरेश वालिया छात्र हितों के लिए करना चाहते हैं? मैंने पहले भी बताया, हमारे डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, अपने छात्र परामर्श केंद्र नहीं है, अपने यूनिवर्सिटी के अंदर कैमरों की समस्या है जिससे मतलब चोरी चकारी काफ़ी हो रही है और पुलिस का काम बढ़ता है। और यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे
MB कॉलेज है, MB साइंस और कॉमर्स कॉलेज है, उनके अंदर एक प्रॉपर हेल्पलाइन नहीं है। कोई भी छोटा से छोटा काम होता है जो मतलब बाहर से आते हैं, मतलब यहाँ से उदयपुर के बाहर से आ रहे ग्रामीण एरिया से जो आ रहे हैं, उनको पता नहीं होता है कि ये काम कहाँ होगा। यहाँ पे आते हैं, बस से उतरते हो, वहाँ से यहाँ आने का उनका किराया मान लो 50 या 100 रुपये होता है, लेकिन यहाँ से उनको परेशान होकर यूनिवर्सिटी जाना होता है और कोई डायरेक्ट सुविधा भी अवेलेबल नहीं है इतनी। उनको मतलब कॉमर्स के MB कॉलेज से बैठेंगे तो 2 से 3 बार उनको रिक्शा चेंज करने पड़ेंगे, और वो भी यूनिवर्सिटी तक अंदर तक ले जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। उनको या तो अपने प्राइवेट वो रिक्शा करना पड़ता है, तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है एक आम छात्र के लिए। और जो दूसरे है कि यूनिवर्सिटी के अंदर है ना, इलेक्ट्रिक जो अभी गाड़ियाँ चालू करी थी, 2-4 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चालू करी थी, वो खाली 5-15 दिन चली और उनको बंद कर दिया गया था, और कोई उसके लिए खिलाफ बोलने वाले नहीं थे। तो हम वापस जो भी ऐसे मुद्दे हैं वो हम उस पर दमखम के साथ अपना काम पूरा करेंगे और रखेंगे। ABVP पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं और ABVP संगठन का पैनल पिछले वर्ष पूरे पैनल ने चुनाव जीता था जी। उसके बावजूद भी अगर उसे मार्किंग दी जाए तो एवरेज से भी कम मार्क्स उसे मिलते हैं, क्योंकि उनका जो कार्यकाल रहा काफ़ी विवादों भरा रहा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपस में ही लड़ाते रहे, अध्यक्ष की पार्षद से भी कई बार लड़ाई हुई जी। ऐसे में नए जो उम्मीदवार हैं उनके लिए कितना चुनौतियों रहेगा, क्योंकि संगठन तो ABVP के नाम पर ही वोट मांगना है आप सब। जी जी जी, देखिए विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता है, हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है। और डिसिप्लिन कहाँ दिखा? वो कहते मैंने 200 थप्पड़ मारी, तो 200 थप्पड़ को डिसिप्लिन की ये तो व्यक्तिगत बात हो गई है, मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर नहीं जाना चाहूँगा। वो उनका काम कर रहे, विद्यार्थी परिषद ने उनको मौका दिया और वो मेरे हिसाब से उनका कार्यकाल ठीक चल रहा है, कोई इतना इशू नहीं है। और डीप में जाके बात करें तो इतना मुझे उसका नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल में उन्होंने 200 मारे या 20 मारे हो, या फिर जो सामने वाले पार्षद साहब हैं उन्होंने क्या करा। मैं मेरे छात्र हितों के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे उसमें अभी समय नहीं मिला उसमें देखने का। एक मुख्य सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि कहीं एक वायरल मार्कशीट भी आपकी चल रही है जी, कि जी। इसमें आपके कुछ मार्क्स, पासिंग मार्क्स आप कम रह गया। जी जी जी, इस विषय पर क्या कहेंगे, और क्या ऐसी स्थिति में भी अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं अभी भी आप? देखिए अपना कोई लक्ष्य होता है ना, तो उस लक्ष्य के प्राप्ति के बीच में बहुत सारे बैरियर आते हैं, खड्डे आते हैं। तो ये सब वही बैरियर है, खड्डे हैं, कांटे हैं जो हो सकता है विपक्ष अपने बीच में डाल रहा हो। तो हम ऐसे बहुत सारे बैरियर और खड्डे क्रॉस कर लेंगे, कोई इसका बड़ा इशू नहीं है। आश्वस्त कर पाएंगे क्या कि बिल्कुल 101%। देखो हमारी कोई छात्रों की इसमें गलती नहीं है, छात्र को किसी की गलती नहीं है, क्योंकि जो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर 40 बच्चे हैं, मोटा 70-80% बच्चे फेल हुए हैं या फिर 1 नंबर से पास हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए कि वो कर क्या रही है। जो सब्जेक्ट है वो इसी साल इसी वर्ष मतलब लॉन्च किया गया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, और थियोरेटिकल सब्जेक्ट था, उसमें पूरा जो प्रश्न था, क्वेश्चन पेपर था, वो पूरा प्रैक्टिकल आया था। तो यूनिवर्सिटी ने, हमारे जो डीन साहब है, जो भी है अपने HOD वगैरह है, उन सब ने हमारी बात मानी है और वो बोल रहे हैं कि यानी इसमें गलत तो हुआ है, क्योंकि जो बच्चा 18 साल पढ़ के यहाँ आता है और उसके जो 0 नंबर आ जाते हैं उसके, तो ये तो सोचने वाली बात है ना, किसी बच्चे के 0 नंबर कैसे आ सकते हैं। आप BCom में कैसे पास हो गया अगर वो 0 नंबर के लायक था तो जी। तो ये यूनिवर्सिटी तो ऐसे में आप लोगों ने क्या कदम उठाया अब तक? हमने तो अभी शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया है, VC साहब को भी बोला है, रजिस्ट्रार साहब को भी बोला है, डीन साहब को भी ज्ञापन दिया है, और उन्होंने भी हमें पॉजिटिवली बोला है कि इस पर हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, छात्रों के साथ गलत नहीं होने देंगे। और हमने उनका बात सम्मानपूर्वक मानते हुए है ना, अभी हम चुप बैठे हैं और उनका वेट कर रहे हैं क्या पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और अगर कुछ ज़्यादा देर हुई तो फिर हम करेंगे, हम आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ जी। कि मैं अकेला हूँ नहीं हूँ, मेरे साथ मोटा मोटा पूरा डिपार्टमेंट साथ में है। किसी छात्र कोई मतलब लड़की पढ़ती है, वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मतलब होता है ना 70-80%, 85% उनके आते थे और उनके 0 नंबर दे दिए उनको, तो वो नहीं होता है, वो रोने लग गए फ़ोन पे तो कि हमारे घर वाले ऐसा लगता है कि ऐसे जो टीचर होते हैं जी, जिनकी क्लास के अंदर 80% बच्चे अगर फेल हो रहे हैं जी, तो नैतिकता के नाते ही उस टीचर को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए मैं तो सारे टीचरों को अपना गुरु मानता हूँ, और ये तो मैं कमेटी बन रही है, उस कमेटी के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो डिसीज़न क्या लेते हैं। मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ हुई है, चेकिंग में प्रॉब्लम हुई है, मतलब क्वेश्चन पेपर किसने बनाया, क्या करा, ये पूरा एक जने की बात नहीं होती, ये सबकी होती है। तो अब मैं डीपली, मुझे इतना इसका अनुभव नहीं है कि गलती किसकी है एक्चुअली,
पढ़ाने वाले की गलती है, क्योंकि हमें तो थ्योरिकल बताया था कि ऐसा पेपर आता है, मतलब ये क्वेश्चंस होते हैं जो आएंगे, और पेपर ही अलग आता है। तो वो अभी कमेटी बन रही है, उनको डिसाइड करने देते हैं किसकी गलती है। अपने को तो रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए बस। अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मौका देगी तो जरूर लड़ूंगा। छात्रों के बीच में रहा हूं, हर समस्या उनकी समझी है, उसका निराकरण भी किया है। यह कहना था सुरेश वालिया का। चलिए अब आपको चौथे उम्मीदवार से मिलवा देते हैं, जिनका नाम है प्रवीण टांक, जो 2019 से छात्रों के बीच में है और काफी मेहनत उन्होंने की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक बना बनाया कलाम आपको सुना देते हैं कि 365 दिन हम छात्रों के बीच में रहते हैं, दिन रात उनके लिए काम करते हैं। तो यही बात उन्होंने भी कही कि 365 दिन वह छात्रों के बीच में रहते हैं और हर संभव उनकी मदद करते हैं। अगर पार्टी मौका देगी तो वह जरूर लड़ेंगे। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। इस वर्ष प्रवीण टांक का नाम बड़ी तेजी से लिया जा रहा है छात्र संघ अध्यक्ष पद के दावेदार के लिए। क्या एबीवीपी से आप प्रमुख दावेदार हैं या नहीं? ये तो मेरी मेहनत डिसाइड करेगी। अगर मैंने संघर्ष किया होगा परिसर के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के बीच रहूंगा, तो विद्यार्थी परिषद हमेशा मेहनत को आगे लाई है और हमें पूरी उम्मीद है विद्यार्थी परिषद इस बार भी मेहनत को ही आगे लाएगी। क्या आपको लगता है जो आप बोल रहे हैं वो बात सत्य है? 1001% बात सत्य है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी कुलदीप जी ने किस तरह की मेहनत करी? थप्पड़ मारना कोई मेहनत है? नहीं, उन्होंने भी ग्राउंड में रहे थे, वो छात्रों के बीच रहे थे पूरे साल। आप नो डाउट आपका उनका पूरा साल का रिकॉर्ड चेक करना, जब वो तैयारी कर रहे थे तब पूरा साल ग्राउंड में ही थे, इसी वजह से। जी, ऐसे में किसी अध्यक्ष पद के दावेदार को पिछली बार एबीवीपी का पूरा पैनल एबीवीपी का बना था, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, चारों ही आपके प्रत्याशी विजयी हुए थे। ऐसे में सबको ये उम्मीद थी कि इस वर्ष भी अच्छा काम होगा, पर पिछला जो कार्यकाल गुजरा है वो एक औसत से भी कम का कार्यकाल उनका रहा है। उसको मार्किंग अगर करें तो औसत से भी कम उसको मार्किंग देंगे। ऐसे में अब आप लोग जो तैयारी करें एबीवीपी पैनल की तरह, ऐसे में आप लोगों के लिए कितनी चुनौतियाँ तो वैसा हर बार आती है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई अलग टारगेट मिलता है हर छात्र प्रतिनिधि को। तो हमको भी कहीं ना कहीं अलग टारगेट मिला है, हम भी लड़ेंगे, जूतों की लेस हमने टाइट बांध रखी है, दौड़ेंगे और मजबूती से साथ जोड़ के चुनाव लड़ेंगे। जी, एक बात बताएं प्रवीण जी, आप काफ़ी हंसमुख मिजाज के भी, पर ऐसे 3 काम बताएं कि जो अगर प्रवीण टांक को इस वर्ष दावेदारी मिलती है बीवीपी की तरफ से और वो विजय भी होते हैं, तो ऐसे 3 काम क्या कर पाएंगे प्रवीण जी छात्र हितों के लिए? मैंने जो यह काम नोटिस किए हैं, छात्र नेता हर बार ज्ञापन देते हैं, उनको एक लॉलीपॉप देके वापस भेज दिया जाता है, उनका कार्य कभी होता नहीं। तो सबसे पहला काम तो यही होगा, हमारे वीसी साहब से हम यही अनुरोध करेंगे, या तो आप हमारे काम करो या हमको मना करो, मना करना सीख जाओ या हाँ करना सीख जाओ, हमें लटकाओ मत, क्योंकि हमको वापस छात्रों के बीच जवाब देने पड़ते हैं। सबसे पहला काम। और दूसरा काम, विश्वविद्यालय के अंदर जो रात को इधर उधर नशेड़िए घूमते वगैरह, उनके लिए सबसे पहली चीज़ सिक्योरिटी टाइट करवाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज़ हॉस्टल भी है, तो उन सब के लिए रिस्क है। 2 नंबर 2। और जब जब छात्र हितों के लिए लड़ना पड़ा, छाती ठोक के लड़ेंगे हम। जी, क्या प्रवीण टांक ये आश्वस्त कर पाएंगे कि इतने सारे उम्मीदवारों की फहरिस्त में से, क्योंकि एबीवीपी सर्वाधिक मात्रा में उम्मीदवार एबीवीपी में ही रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। और ऐसे में क्या प्रवीण टांक एक मजबूत दावेदार क्यों है, लोग उन्हें क्यों चुने, क्या चैनल के माध्यम से बता पाएंगे? देखो, पिछले 2018 से मैं इस छात्र राजनीति में एक्टिव हूँ, हर साल चुनाव में एक्टिव रहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर हम कार्य करते हैं, संगठन का पूरा कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं मेहनत नजर आएगी सबको, जैसे आपको नजर आ ही रही है, सबको दिखेगी, और आगे आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, सबके साथ लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मानते हुए लड़ेंगे। जी, कैंपस के चुनाव है, बिल्कुल। ऐसे में सड़कों पे उसके होर्डिंग लगाना, पूरे शहर को जगमगा देना, इसे कहाँ तक उचित मानते हैं? लिंगदो कमेटी की सिफारिशों का जो सरेआम उल्लंघन हो रहा है, व्यक्तिगत छात्र नेताओं के से तो नहीं करना चाहिए, पर अगर उनको कोई सहयोग करता है तो हम मना भी नहीं कर सकते। सहयोग छात्र राजनीति में कोई आपको क्यों सहयोग करेगा, पहले तो ये बताएं। सबसे पहले होता है भाइयों का प्रेम, तभी आदमी चुनाव लड़ पाता है। बाकी आज दिन तक इतने जने छात्र होते हैं, 18,000 17,000 स्टूडेंट अभी भी है सुखाड़िया में, तो सब चुनाव लड़ लेते हैं। जो दिल जीतता है वो चुनाव लड़ता है, और जो दिल जीतता है उसके लिए पैसा हर आदमी खर्च करता है। अच्छा, जैसे आज मेरे लिए कर ही रहा है, मेरा हर काम मेरे सब भाई मिलकर कर रहे हैं,
मैंने व्यक्तिगत कई मेरी जेब से इतना खर्चा कुछ नहीं किया, सब काम अपने भाई मिलकर तो करा। कोई भाई अगर आपके लिए बैनर पोस्टर लगाता है तो वो लिंदो कमेटी में नहीं आता? नहीं, सौजन्य से आता है वो। अच्छा, और लिंदो कमेटी वो किसी बारे में कुछ लिंगदो नहीं है? कमेटी के अंदर तो सिर्फ हम मेरे नाम से जो लगेगा उसमें किसी के सौजन्य नहीं होगा, वो लिंगदो कमेटी के अंदर आए, मेरे हाथ से जो खर्चा होगा। तो ऐसे में तो कोई भी प्रत्याशी अगर चाहे तो उसमें नीचे सौजन्य से में किसी का फोटो लगा दे तो उसको लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को मानने की जरूरत ही नहीं। फिर तो ऐसी कमेटी हम वैसी राजनीति करते ही नहीं भाई साहब, हम तो दिल से इसका दिल। निस्तारण कौन करेगा? इसका निस्तारण हमारे जो लिंगदो कमेटी के सदस्य है वही करेंगे। जांच करो, आप खुली जांच करो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघर्ष करने वाले छात्र को मौका देगी, ऐसा मुझे भरोसा है और विश्वास भी है। अगर टिकट मिला तो जरूर जीत कर दिखाऊंगा। प्रवीण टाक ने यह दावा किया है। अभी तक आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से खड़े होने वाले चारों उम्मीदवार को सुन लिया होगा। अब बात करते हैं एनएसयूआई की, जिनके पास में अभी तक कोई दावेदार नहीं है। हाँ, कीर्तिराज जरूर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनके एक ब्रेक लगा हुआ है। इस वजह से नियमों के अनुसार वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वह नियमों के हल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हो सकता है और उन्हें लगता है कि उनको मौका मिल सकता है या फिर वह इसको क्लियर करके चुनाव जरूर लड़ेंगे। आइए कीर्तिराज सिंह को सुन लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि एबीवीपी के पास 4 व्यक्तियों की फहरिस्त है, जिसके अंदर कई बड़े बड़े नाम हैं जो चुनाव जीतने का मादा भी रखते हैं। सही बात है। एनएसयूआई के पास सिर्फ एक ही नाम, कीर्तिराज सिंह जाला। बिल्कुल। ऐसे में आपकी मतलब आसपास भी कोई नहीं है। क्या इस वर्ष ये आश्वस्त कर पाएंगे कुछ आपकी एक छोटी सी कोई समस्या अगर खत्म हो जाएगी तो क्या आश्वस्त कर पाएंगे कि आप इस वर्ष चुनाव जीत कर बताएंगे? और ये जो अभेद किला रहा है एबीवीपी का लंबे समय से, इसे भेदने में कीर्तिराज सिंह जाला के नेतृत्व में अब की बार एनएसयूआई कामयाब रहेगी? बिल्कुल, जो मेरे साथ मेरे भाई है, काफ़ी जो संघर्षशील लगे हुए मेरे बड़े भाई हैं मेरे साथ, और मेरे काफ़ी सारे दोस्त और आप जैसे बड़े भाई जो मेरे साथ में हैं, हम बिल्कुल ये कर पाएंगे। अगर जो मेरी जो दिक्कत आप बता रहे हैं वो सॉल्व हो जाती है तो बिल्कुल हम ये जो आज तक जो परंपरा चल रही है इसको तोड़ने में कामयाब रहेंगे। क्योंकि हमारे साथ छात्र छात्राओं को, क्योंकि हर एक बच्चा पार्टी आदमी कई बार वो सोचता है कि इंसान के साथ मैं दिखता हूँ, तो मेरे साथ वो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो मुझे हमेशा, मैं कहीं भी होता हूँ तो मेरी हर समस्या में साथ देते हैं और हर संभव यही कोशिश करते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। जी, पिछले वर्ष भी आप प्रबल दावेदार के रूप में आपने दावेदारी करी थी, पर और सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन अगर देखा गया था एनएसयूआई के इस लंबे समय के इतिहास में तो आपके द्वारा किया गया था। ऐसे में छात्रों का प्रेम तो आपके पास है, पर वो वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पाता? बिल्कुल, ये छात्रों का प्रेम है। मैं आपको एक ज़रा सी छोटी बात बता दूं, आज तक अभी आप देखिए इतने सालों से चारों नीचे के जो कॉलेज हैं उसके ऊपर वो हमारे एनएसयूआई ग्रुप से ही लड़ते हैं। चारों अध्यक्ष हमारे कॉलेज के ग्रुपों से होते हैं, मतलब मोटा मोटी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों कॉलेज से। पर ऊपर क्या होता है, हमेशा आपसी टकराव के कारण और मतभेद के कारण कहीं ना कहीं ऊपर वाला जो अध्यक्ष लड़ता है उसको हानि पहुंच जाती है। बाकी तीनों, पिछली बार भी आप देखें तीनों अध्यक्ष हमारे थे, एनएसयूआई ग्रुप से थे। बस ऊपर क्या होता है कि आपसी मतभेद और आपसी इसके कारण ये पहुंच जाता है। वही एबीवीपी संगठन में क्या होता है, एक बात कहनी पड़ेगी, कैसे भी लास्ट में किसका टिकट कटा या कोई लड़े या नहीं लड़े, लास्ट में एक होके एक साथ आके ये लड़े। एक बात बताएं, एबीवीपी में और एनएसयूआई में कुछ तो ऐसी फर्क होगा जिसकी वजह से वो खामियाजा नहीं भुगतते हैं, आप भुगतते हैं। क्या एनएसयूआई के छात्रों का यूथ कांग्रेस की राजनीति में दखल इसकी मुख्य वजह है? नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर एबीवीपी का देखें तो उनका भी युवा मोर्चा के अंदर बहुत सारी जगह होती ही है, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, शक्ति प्रदर्शन हर चीज़ होती है। वैसे ही एनएसयूआई का आमतौर पर अगर यूथ कांग्रेस के उनके मिलने वाले या ग्रुप के बड़े सदस्य जो भी लड़ रहे हैं तो आम दखल रहती ही है, क्योंकि वो लोग भी जब हम चुनाव लड़ेंगे तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी मदद करेंगे। पर एक्चुअली आप लोगों के चुनाव में और मतलब युवा मोर्चा के चुनाव में काफ़ी अंतर होता है। वहाँ पर मनोनीत प्रक्रिया से होता है, आपके यहाँ चुनाव की प्रक्रिया से आदमी चुन के आता है। तो ऐसे में जब चुनाव हो रहे तो आपको किसी एक उम्मीदवार का ही आप साथ दे सकते हो। तो ऐसे में अगर वो दूसरे भैया यूथ कांग्रेस में कुछ बनते हैं तो वो आपसे एक मतभेद रखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं होता है। जो भैया जो दूसरे भी लड़ते हैं वो भी प्रेम देखते हैं, क्योंकि वो भी एनएसयूआई संगठन से ऊपर यूथ कांग्रेस की राजनीति में है। तो उनको भी पता है कि जब एनएसयूआई में एक लड़का कितनी दिक्कतों के बाद जो सहन कर रहा है तो ये सब करके, तो उनका भी कहीं मन यूं होता है और वो कहीं ना कहीं एनएसयूआई के साथ दे देते हैं। जी, काफ़ी हंसमुख मिजाज के भी आप हैं, तो क्या इस वर्ष एनएसयूआई वालों को भी हंसने का मौका दे पाएंगे, इस बात का आश्वस्त कर पाएंगे? एनएसयूआई को इतना हंसने का मौका देंगे जिसकी हद नहीं है, सबके हंसमुख चेहरे कर देंगे हम, और पूरी कोशिश यही रहेगी हर एक छात्र छात्रा जो एमएलएसयू में पढ़ रहा है उसका हम चेहरा हंसमुख कर सकें। जी, अंतिम सवाल आपसे कि
कोई 3 ऐसे काम बता सकते हैं कीर्तिराज सिंह जाला जो कि उनके विजन में हो कि वो छात्रों के लिए क्या करना चाहते हैं अध्यक्ष बनने के बाद? सबसे पहले मेरे विजन में यही है कि अगर मुझे भगवान सब कुछ कर देता है तो सबसे पहले तो यही है कि जो बच्चे बाहर से आके पढ़ते हैं, वापस जो कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको बाहर जाके ट्यूशन अलग अलग लेनी पड़ती है कि सरकारी नौकरी की गई वो नौकरी की। हम ये चाहेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाम को बैच चलेगा जो बच्चों के लिए फ्री रहेगा और वहीं उनको बढ़िया कोचिंग दी जाए, जो अपनी सरकारी नौकरी या कोई भी तैयारी कर रहे हैं उसमें उनकी मदद करें। दूसरी चीज़, लाइब्रेरी 24 घंटे चलेगी, किसी बच्चे को बाहर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 24 घंटे आए, अगर आप यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा हैं तो आपके लिए सेंट्रल लाइब्रेरी होगी। तीसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की कंपनियां जो आती है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में देते हैं कि जॉब के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए बहुत बड़ी कंपनियां आती है। मेरा मेन ये मुख्य प्रभाव रहेगा कि जो भी मेरे बहुत सारे जो नॉन है मिलने वाले हैं, कैसे भी करके MLSU में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्लेसमेंट कंपनी को लेके आऊँ। अगर मौका मिला तो 101% जीत कर दिखाऊंगा, यह कहना था कीर्तिराज सिंह का। आपको बता दें कि NSUI से एक और नाम आ रहा है, देवव्रत सिंह का, लेकिन वह सक्रिय रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। NSUI के पदाधिकारियों से भी जब संपर्क किया और जानने की कोशिश की तो उन्हें भी अभी तक पता नहीं कि उनका दावेदार कौन होगा, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़े ही जोश खरोश के साथ कह रही कि हमारी टीम में बहुत से लोग हैं और किसी परिश्रमी को मौका देंगे। आइए आपको मिलाते हैं NSUI के हिमांशु पवार से और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जयेश जोशी से। जिन दोनों ने क्या कुछ कहा आप खुद ही सुनिए और इन दोनों के कहने के अनुसार आपको क्या लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या NSUI कौन इस बार बाजी मारेगी, ये भी जल्द ही फैसला हो जाएगा। पहले इन दोनों को सुन लेते हैं। इस वर्ष हालांकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई पर यूनिवर्सिटी के अंदर तैयारी पूर्ण रूप से चालू हो चुकी है। NSUI को उम्मीदवार कौन? NSUI की वैसे तो कीर्ति है, देवव्रत सिंह करके है, और जिस तरीके से प्रक्रिया चालू हुई है जी, अब कई ऐसे छात्र नेताओं के फोन आ रहे हैं तो उनकी गतिविधियां देखेंगे, उस तरीके से फैसला देंगे। जी, कितनी तैयारी लगती, क्योंकि लंबे समय से NSUI कभी भी अपना परचम नहीं ले रहा। लास्ट प्रेसिडेंट आपके हिमांशु चौधरी आपके निकले थे, लास्ट प्रेसिडेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद से अब तक का जो स्पेस है वो बिल्कुल खाली सा रहा है, वीरान सा रहा है। क्या इस वर्ष हिमांशु पवार जो है, क्योंकि ये आपके लिए भी शायद अंतिम कार्यकाल हो, आगे बढ़े तो हमारी शुभकामनाएं, बाकी NSUI के अध्यक्ष के रूप में आपका अंतिम कार्यकाल होगा जी। ऐसे में क्या एक बार ये बेंचमार्क बना के जाना चाहेंगे, ये मिथ्या जो बनती आ रही कि MLSU मतलब ABVP, उसे तोड़ने में सामर्थ्य रखते हैं आप? सामर्थ्य तो हर साल रखते हैं, पर थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में क्या होता है, हमारे आपसी मतभेद की वजह से थोड़े फैसले बदल जाते हैं। बाकी हमारे जो मोहनलाल सोकड़े विश्वविद्यालय के JK कॉलेजेस है उन पर हमारा लगाता है। हमारे संगठित कार्यकर्ता इस कॉलेजों पर चुनाव जीतते हैं और इस बार हमारा पुरजोर तरीके से यही रहेगा। और तो हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान में काम किया और जब उनको मौका मिला तब जाके उन्होंने उनकी इतनी शानदार सराहनीय परफॉर्मेंस दी है, तो हम ये छात्र मोहनलाल सोकड़े विश्वविद्यालय के छात्रों से ये निवेदन करते हैं कि एक बार इस NSUI संगठन को मौका दे, फिर देखे कार्य कैसे होता है, फैसले कैसे लिए जाते हैं, कैसे छात्र हितों में कार्यक्रम होते हैं। और ABVP के कार्यकर्ताओं ने इस पिछले साल जो रिजल्ट दिया है, बस झगड़े, कोर्ट कचहरी, थाने, पुलिस, बस इस तरीके की माहौल बना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि छात्रों से मेरी आपके माध्यम से अपील भी है कि एक बार NSUI को मौका दे और देखे कि छात्र हितों में किस तरीके के कार्य होते हैं। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे। जी भाई साहब, क्या हिमांशु चौधरी वाला समय फिर से दोहराया जाएगा? क्योंकि अभी भी आपने जो 2 नाम गिना उनमें से एक नाम कीर्तिराज सिंह जाला, शायद किसी केस के अंदर उनका नाम इन्वॉल्व है जिसकी वजह से उसकी क्लियरेंस अभी तक नहीं आई है। ऐसे में क्या ABVP से NSUI को कोई कैंडिडेट उधार लेना पड़ेगा? उधार तो नहीं लेना पड़ेगा। वो जो मुकदमा कह रहे हो आप, उसके अंदर क्या हो रहा है कि पिछली बार ही वो कॉम्प्रोमाइज फाइनल हो गया है, मतलब उसमें कीर्ति का नाम नहीं है। वो मेरे माध्यम से मेरे ऊपर ही उस मामले का दर्ज हुआ है। वो रजिस्ट्रार साहब वाला मामला था जिसमें हम शक्ति प्रदर्शन करने गए, और आपको शायद याद होगा कि पिछली बार का सब संगठित कॉलेजों से मिलाकर सबसे NSUI का सबसे जोरदार शक्ति प्रदर्शन था और सबसे ज्यादा मात्राओं में उसी शक्ति प्रदर्शन में छात्र उपस्थित रहे। तो और प्रक्रिया वैसे दिन शुरू हुए हैं, अभी 2-5 दिन में क्लियर हो जाएगा कौन किस पैनल से लड़ेगा। वैसे कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा उनके साथ संगठित उनको हमेशा ABVP के तरफ से और NSUI की तरफ से एक ईमानदारी का प्रतीक मिला है। NSUI ने हमेशा उसी कार्यकर्ताओं को लड़ाया चुनाव जो उसके लायक है। तो हम आशा रखते हैं कि 5-7 दिन में अभी इस चीज का निवारण और हल निकलेगा, है ना? हाँ भैया बताइए। बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव बिल्कुल नजदीक है, हालांकि घोषणा तो नहीं हुई पर छात्र अपनी तरफ से बिगुल बजा चुके हैं।
बिल्कुल भैया। एबीवीपी की तरफ से भी 3-4 उम्मीदवारों की फहरिस्त है, इसमें से सभी अपनी अपनी तरफ से दावेदारी कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे भैया, बिल्कुल। इस विषय में जयेश जी का क्या कहना है? जो भी है विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता जो भी साल भर कैंपस में रहते हैं, विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता, और चूंकि हम 365 दिन की बात करते हैं और कैंपस में जो गतिविधियां होनी चाहिए, कैंपस में जो जो चीजें होनी चाहिए उसके लिए काम कर रहे हैं जी। तो इसी के कारण लगातार 4 वर्ष से हम चुनाव जीत रहे हैं और इस बार भी पूरी ऐसा ही है कि हम अच्छे मतों से और अच्छे मतों से इस बार और जीतेंगे और पिछली बार जिसे पैनल जीता था उस बार भी पैनल पूरा जीत कर आएंगे, ऐसे ही है पूरा। जी सर, इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल आपसे जानना चाहते थे कि आपने अभी जैसे दावा करा कि पिछली वर्ष पैनल जीता, इस वर्ष भी जीतेंगे, पर पिछली वर्ष का जो आपका पूरे पैनल का जो कार्यकाल रहा वो मतलब अपने एवरेज से भी उसे कम मार्क्स दिए जाने चाहिए। नहीं बिल्कुल, आपको ये आपका आकलन हो सकता है, इसमें आपने आकलन किया है इसका, लेकिन विद्यार्थी परिषद के आकलन से हमने जो विद्यार्थियों की मांगे थी, जो स्टूडेंट से जुड़े मुद्दे थे, चाहे उसको बॉम्ब में उठाना हो, चाहे और कुछ भी ई रिक्शा को लेकर बात हो, चाहे बस को लेकर सिटी बस की लेकर बात हो, सारी चीजों को विद्यार्थी परिषद ने जो अपने घोषणा पत्र में गई थी उन सभी मांगों को पूरा करते हुए साल भर निकाला। कुछ चीजें हो सकता है हुई है, लेकिन उसका आकलन आपने आपके तरीके से किया, लेकिन हमारे आकलन में हमने वर्ष भर जो काम हम तय किए थे उन कामों को पूरा करके छात्रों के बीच में। अध्यक्ष का उपाध्यक्ष के साथ हर बार लड़ाई होना, हर क्षेत्र में लड़ाई होना, बीजेपी के पार्षद पर थप्पड़ मारे आपके अध्यक्ष ने। देखिए, जैसे आपने पहले कहा कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी देखिए कई घर में रहते हैं तो 2 बर्तन भी बजते हैं, और इसी तरह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो सकता है मन में कोई ऐसी बात आई, उसको लेकर हमने सबको बिठा के उसके बाद में आपने देखा लगातार सब कई मंचों पर एक साथ भी रहे हैं, सब जगह साथ में काम किया, और विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में भी अभी वाला जो आपके 9 जुलाई वाले कार्यक्रम में भी दोनों साथ में थे। तो इसको लेकर कुछ चीजें होती है, लेकिन ये चीजें क्योंकि हम इंसान हैं, सब चीजें गलती किसी से भी हो सकती है, आपस में बैठ के उन चीजों को विद्यार्थी परिषद ने अपने स्तर पर उनको सुलझा लिया पूरी तरीके से। जी, अंतिम और आखिरी सवाल जयेश जी आपसे, क्या ये दावा कर पाएंगे कि इस वर्ष भी क्योंकि लंबे समय से आप लोग MLSU पे काबिज हैं, इस वर्ष भी जीत का परचम लहरा पाएंगे? देखिए, हम कहीं पर भी काबिज नहीं है, छात्रों ने हमको एक मतों से हमेशा की तरह से जो हमारे विद्यार्थी परिषद के प्रति हमारा जो विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास के बूते पर यह कह सकता हूं कि विद्यार्थी परिषद इस वर्ष भी बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतेगा, और जो हमारा लगातार का प्रदर्शन रहा है उससे भी और अच्छा प्रदर्शन इस बार विद्यार्थी परिषद की पूरी टीम करेगी, जो भी इस वर्ष विद्यार्थी परिषद के पैनल से चुनाव लड़ेंगे। आपसी मतभेद फैसले बदल देते हैं। हमारे सीएम ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इस बार जनता और छात्र उनकी तरफ देख रही है। ये कहना था NSUI के अध्यक्ष हिमांशु पवार का। वहीं जयेश जोशी ने दावा किया कि इस बार भी हम ही जीतेंगे, भले ही बीते हुए कार्यकाल में कुछ भी हुआ हो, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 दिन छात्रों के बीच में रहती है और पूरा का पूरा पैनल लेकर आएंगे। चलिए अब बात करते हैं टीम MDS के सर्वे सर्वा सुप्रीमो मयूर सिंह से और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु चौधरी से, जिन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद भी सुन लीजिए। कि ABVP कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो ABVP से दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे में सबसे उपयुक्त दावेदार किसको मानते हैं? ABVP में अभी 3 दावेदार हैं, 2 या 3 दावेदार हैं जो छात्र संघ की तैयारी कर रहे हैं। रौनक राज सिंह शेखावत, अंशुमान सिंह और एक सुरेश वालिया का नाम आ रहा है जी। ये तीनों दावेदार तैयारी कर रहे हैं जी। इसमें सबकी अपनी अपनी मेहनत है। रौनक राज पिछले साल किसी कारणों की वजह नहीं लड़ पाया था, तो इस बार वो वापस तैयारी कर रहा है और उसी जोर शोर के साथ तैयारी कर रहा है, और तो उसका थोड़ा ऐसा है कि वो निरंतर बच्चों के बीच में है। बाकी अंशुमान सिंह शेखावत है, वो भी लगे हुए हैं तैयारी में जी, और पूरे साल भर, और सुरेश वालिया भी लगे हुई हैं सब जी। पूरा पैनल पिछली वर्ष ABVP का था और आप खुद छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, पर पिछला वर्ष का जो कार्यकाल रहा वो औसत से भी उसे कम मार्क्स दिए जा सकते हैं। कार्यकाल तो क्या है, क्योंकि ABVP तो 365 दिन ही स्टूडेंट के बीच में काम करती है जी। आज इन किन्हीं लोगों ने काम नहीं किया होगा या किन्हीं स्टूडेंट ने काम नहीं किया होगा, बाकी दूसरे जो
छात्र संघ की तैयारी कर रहे हैं या एबीवीपी के पदाधिकारी हैं, वो तो निरंतर कैंपस के बीच में ही काम कर ही रहे थे। तो एबीवीपी तो पूरे टाइम काम कर ही रही थी अपना स्टूडेंटों को हितों को लेकर, तो वहाँ तो कोई दिक्कत आई नहीं है। जी, मयूर ध्वज जी ने कहीं खुद भी प्रेसिडेंट है और कई प्रेसिडेंट आपने आपकी टीम से दिए भी हैं, टीम एमडीएस से। ऐसे में इस वर्ष ये माना जाए कि मयूर ध्वज जी आश्वस्त कर पाएंगे कि एबीवीपी अपना पैनल वापस रिपीट करने में सामर्थ्य है अभी भी एबीवीपी में? बिल्कुल सर, एबीवीपी सारे पैनलों पे अपनी जीत हासिल करेगी, क्योंकि एबीवीपी ऐसा संगठन है वो 365 ही दिन स्टूडेंट के बीच में काम करता है। भले छात्र संघ चुनाव हो चाहे ना हो, कोरोना के समय भी 2 साल तक चुनाव नहीं हुए, पर एबीवीपी 2 साल तक रेगुलर बच्चों के बीच में काम करती रही, तो आप उसका रिजल्ट 2022 में मिला के चारों पैनल, पूरा पैनल एबीवीपी का जीता। तो अभी भी पूरा साल भर एबीवीपी ने काम किया, तो उसका रिजल्ट आपको छात्र संघ चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। एनएसयूआई की कोई दावेदार अभी तक कीर्तिराज सिंह जाला के अलावा कोई भी दावेदार एनएसयूआई का दिख नहीं रहा है। देखिए, हमारा जो संगठन है एनएसयूआई जी, वो सभी चीजों पर नजर रखता है जी। हमारा ऐसा नहीं है कि कोई भी जो उम्मीदवार है वो फेल हो गया उसके बावजूद भी तैयारी करता रहे, या फिर वो संगठन में सिर्फ टिकट नाम मांग के और अपना नाम चला के, और वो इस तरीके से ये अनुशासनहीनता एनएसयूआई के अंदर नहीं होती है जी। हम किसी भी व्यक्ति को तैयारी करने का एनएसयूआई का संगठन मौका तभी देता है जब वो पूर्ण रूप से क्वालिफाई हो जाए अपनी दावेदारी रखने के लिए जी। तो हाँ, तो उसके अंदर जो छोटे भाई कीर्तिराज सिंह जी जो हैं, तो वो अभी पूर्ण रूप से क्वालिफाई हैं हर चीज में, इसलिए वो कर रहे हैं। बाकी और भी हमारे साथ 4 दावेदार और हैं, तो वो अभी उनके रिजल्ट बाकी है, उनके एडमिशन्स बाकी है। आप पिछले साल देख ही सकते हैं, लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन ना होने की वजह से अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी थे उनका वो पर्चा खारिज हो गया। पर्चा खारिज मतलब उनका अध्यक्ष पद चला गया जी। तो हम पिछले साल की जो चीजें हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए एक बार व्यक्ति जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो पूर्ण रूप से अपने आप को क्वालिफाई कर ले, उसके बाद अपनी मार्केट में दावेदारी रखे। और अभी भी अगर एनएसयूआई को परचम लेना ना, तो एबीवीपी के पास 4 बड़े नाम है, पर एनएसयूआई के पास अभी सिर्फ एक ही नाम है। देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है, ये विचारधारा वाली बात है, और हो सकता है कि जो हमारी जो विरोधी विचारधारा वाला है तो उनके अंदर भ्रमित होके छात्र जुड़ जाते हैं, पर उनका मनोबल टूट जाता है। इस बार के जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल गया, आप उसको उठा के देखिए जी। उससे पहले क्या 2019 का देखिए, 2018 का देखिए, 2017 का देखिए, आप किसी भी एबीवीपी करती क्या है, ये पेड़ चाल चला के, ये अध्यक्ष बना के ये करते क्या है। इनको ये नहीं पता कि ये एपेक्स के अध्यक्ष होते हैं। ये जितने भी संगठक कॉलेज जो होते हैं, चाहे वो चित्तौड़ का हो, पहले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही या फिर उदयपुर, राजसमंद, यहाँ के जो कॉलेज होते हैं उसके अंदर भी जो विश्वविद्यालय अध्यक्ष होता है उसका दखल होता है। ये सिर्फ अपने आप को 4 कॉलेज तक सीमित कर चुके हैं, ना इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। सिर्फ और सिर्फ एबीवीपी को राज्य सरकार पर हमला करने के लिए ये सीट जीतना जरूरी होता है, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कुछ नहीं करते जा रहे हैं, ये लगातार इनको चुनाव जीतने का जो इन्होंने सिस्टम बनाया, बहुत बुरी तरीके से इस बार एबीवीपी हारने वाली है, क्योंकि हर छात्र नेता जो है तो वो भी अब समझ चुका है कि भैया अगर हमें जीतना है तो हमें एबीवीपी के पास जाना पड़ेगा। और ये जो भ्रम फैलाते हैं, तो एबीवीपी भ्रम फैलाने के अंदर अपने आप को मास्टरमाइंड घोषित कर चुकी है। तो यही है कि व्यक्ति कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, छात्रों के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो एबीवीपी वो सिस्टम जानती है, पैसा खर्च करो, झूठ फैलाओ और भ्रमित करके चुनाव जीतो। छात्र राजनीति में सबसे सक्रिय रहने वाले टीम एमडीएस के सुप्रीमो मयूर ध्वज सिंह ने दावा किया कि इस बार भी पूरा पैनल जीतेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों की राजनीति में, छात्र राजनीति में चाणक्य की भूमिका मयूर ध्वज सिंह ने निभाई है। वहीं अगर बात करें हिमांशु चौधरी की, तो वह भी चुनाव के दिनों में एकदम सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि पिछले दिनों वो भी कानूनी दाव पेच में फंस गए, उनके ऊपर एक केस भी हुआ था जो भी काफी सुर्खियों में आया था। लेकिन छात्र राजनीति है और इसमें चुनाव आते ही सभी छात्र नेता और बड़े दिग्गज हैं वह मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की तरफ रुख कर लेते हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हैं।
चलिए अब बात करते हैं हर्षवर्धन सिंह केलावत से और ध्रुव श्रीमाली से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को के बैनर तले ध्रुव श्रीमाली ने यहाँ पर कई अध्यक्ष दिए, पदाधिकारी दिए और पैनल में भी काफी कुछ जीता है। ध्रुव श्रीमाली पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष रहे हैं, वहीं छात्र संघ से जुड़े हर्षवर्धन सिंह केलावत अभी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। आइए इन दोनों को सुन लेते हैं। सर, एबीवीपी का पूरा एबीवीपी के बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में ध्रुव श्रीमाली की नजर किस प्रत्याशी पर है? मेरे लिए तो चारों प्रत्याशी बराबर ही हैं जी, पर मेहनत के हिसाब से, संघर्ष के हिसाब से ध्रुव श्रीमाली की नजर, क्योंकि ध्रुव श्रीमाली ने जिस पर भी नजर रखी और जिसका साथ दिया है उसे मुकाम तक पहुंचाया है। हमने कई ऐसे महासचिव के प्रत्याशी भी देखे, कई उपाध्यक्ष भी देखे, आप स्वयं भी उपाध्यक्ष रहे, कई अध्यक्षों को भी आपने कुर्सी तक पहुंचाने में मदद करी है। तो ऐसे में इस बार ध्रुव श्रीमाली को क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार एबीवीपी को तय करना चाहिए अपने दावेदार के रूप में? ऐसा पहले तो ये बताना चाहिए, तो मैं तो एक काम कार्य करता हूँ विद्यार्थी परिषद में, और जो आज भी विद्यार्थी परिषद से जो भी निकला हुआ है, आज सभी विद्यार्थी परिषद के पक्ष की बात ही करेंगे। और दूसरी बात यह है कि भाई साहब की चारों ही कैंडिडेट की जो देखा जाएगा कि किस तरह से उन्होंने क्या काम किया है, कि 2 से 4 साल किसने कितना समय इस यूनिवर्सिटी को दिया है, छात्र हितों में किसने काम किया है, विद्यार्थी परिषद की जो रूपरेखा है, अनुशासन तक जो है, जो अनुशासन में कौन कार्यकर्ता कितना रहा है, ये सब हमारे महानगर मंत्री, विभाग संगठन मंत्री और जो हमारी जो इकाई अध्यक्ष हो गया, इकाई सचिव हो गया, सारी कार्यकारिणी बैठ के डिसीजन लेती है कि कौन सा व्यक्ति इसके लिए अध्यक्ष, प्रत्याशी, महासचिव, उपाध्यक्ष और सचिव के लिए कौन उपयुक्त रहेगा, जो आगे जाके संगठन का काम करे। पर इनमें से बहुत से हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो संगठनात्मक सोच को आगे लेके जाए, जो हमारे संगठन के जो मूल उद्देश्य है उनको आगे लेके चले। पर ऐसे में बहुत से ऐसे दावेदार हैं, जैसे रौनक राज की बात करी जाए तो रौनक राज जी के अभी भी कोई एक केस चल रहा है जिसकी वजह से वो अभी भी खुल के अपनी दावेदारी नहीं कर पा रहे हैं। सुरेश वालिया जी खुद कई विषयों में फेल हो चुके हैं। उसके बाद अंशुमन सिंह ऐसा लगता है कि अपने व्यवहार से नहीं अपितु किसी प्रभाव से चुनाव लड़ रहे हैं। इन सारे विषयों में एबीवीपी संगठन क्या उनका मानक क्या होता है वो देने का, और किस तरह से टिकटों का वितरण होगा? क्या प्रभाव के आधार पर होगा? क्या फेल हुए विद्यार्थी भी एबीवीपी से दावेदारी कर सकते हैं? क्या जिनके ऊपर केस चल रहा है वो भी एबीवीपी से दावेदारी कर सकते हैं? ये जो प्रभाव वाली बात है वो तो निराधार बात है। कोई प्रभाव को देख के कभी एबीवीपी ने आज दिन तक टिकट किसी भी राजस्थान के जितने भी निराधार कैसे है? आपको मैं एक सबूत के साथ आपसे बात कर सकता हूँ कि हमने अभी इंस्टाग्राम आईडी चल रही थी टीम अंशुमान करके, उसके ऊपर अंशुमान जी बीच में खड़े हुए थे और साइड में सारे पुलिस कॉप्स खड़े हुए थे, पुलिस के सिपाही खड़े हुए थे। तो क्या वो उनकी टीम है? भाई साहब ऐसे कितने ही सारे पिक्चर्स ऐसे हो सकते हैं कि उनका पर्सनल व्यवहार भी तो हो सकता है, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत रिलेशन भी तो हो सकता है। क्या किसी का व्यक्तिगत रिलेशन है कि हमारे को फोटो खिंचाना है साथ में, तो क्या पुलिस फोर्स का कोई आदमी व्यक्ति फोटो नहीं खिंचा सकता है कि उनमें लिखा हुआ है कि फोटो नहीं खिंचा सकते? प्रभाव की बात जो है वो निराधार है। किसी व्यक्ति किसी परिवार से आता है इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्रभाव से उसको टिकट दिया जाएगा, ऐसा नहीं। विद्यार्थी परिषद में उसकी मेहनत देखी जाएगी, उसका अनुशासन देखा जाएगा और संगठन में उस व्यक्ति ने कितना समय दिया है, इस बात को देखकर और पूरी कमेटी तय करती है। एक व्यक्ति इसमें टिकट को तय नहीं करता है, इसमें कमेटी बैठेगी, सारे जितने जो हमारे महानगर मंत्री, विभाग संगठन मंत्री, जो इकाई अध्यक्ष, ये सब मिलकर इसको डिसीजन को करेंगे। जी। पिछला आपका जो पूरा पैनल रहा वो विवादों से भरा रहा, पूरा पैनल आपका बना था एबीवीपी का, पर विवादों से भरा रहा। इस बारे में ध्रुव जी क्या कहेंगे? सर विवादों में इनका निजी क्या विवाद है? ये विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यक्रम को लेकर कोई विवाद इनमें नहीं था। इनके आपसी कोई बात को लेकर इनके बीच में विवाद था। ध्रुव जी आप खुद पदों पर आसीन रहे हैं लंबे समय तक, आप भी यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट रहे, पर एक छोटी सी बात बताएं, ध्रुव श्रीमाली जब यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट थे तो वो वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ ध्रुव श्रीमाली भी थे और एबीवीपी संगठन का उनके ऊपर सिंबल भी लगा था। अगर उस दरमियान में ध्रुव श्रीमाली कोई गलत काम करते हैं तो उसका लांछन एबीवीपी पर भी लगता है। बिल्कुल लगता है।
तो इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि उन दोनों की लड़ाई से एबीवीपी कोई लेना देना नहीं? उसका खामियाजा तो एबीवीपी को भुगतना पड़ेगा ना, क्योंकि लोगों ने तो एबीवीपी के सिंबल पर वोट दिया है, उनकी मेहनत को देखते हुए वोट दिया है। तो उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा नए प्रत्याशियों को? इस बारे में देखो, एक बात बताता हूँ भाई साहब कि विद्यार्थी परिषद का इसमें लेना देना, एक मैं इस झगड़े का जो आप बता रहे हो ना, जो भी झगड़ा इनके आपस में हुआ है, क्योंकि देखो भाई साहब हमको झगड़े में ना जिनसे झगड़ा हुआ उनसे भी हमारे इतने कोई मेरे कोई रिलेशन इतने भी नहीं है। हाँ, अध्यक्ष हमारा कुलदीप सिंह जी था जो हमारे विद्यार्थी परिषद में टिकट दिया, हमने उनका साथ दिया, पूरा साथ में साथ दिया, और जो भी विद्यार्थी परिषद के चारों ही कैंडिडेट थे चारों का साथ दिया। अब इनके आपस में क्या विवाद हुआ ये तो ये दो व्यक्ति ही जानते हैं ना भाई साहब। इसमें विद्यार्थी परिषद का कैसे लेना देना हुआ ये आप मुझे बता दें। विद्यार्थी परिषद का लेना देना तो कोई विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम को लेके कोई झगड़ा हुआ कि विद्यार्थी परिषद की किसी बात को लेके झगड़ा हुआ, वो तो हुआ ही नहीं। वैसा इनके कोई निजी कारणों की वजह से अगर झगड़ा हुआ है तो इतना तो सभी समझते हैं कि निजी कारण किसी के भी हो सकते हैं, घरेलू हो सकते हैं, व्यापारिक तौर पे हो सकते हैं। जी, तो इस वर्ष क्या ध्रुव श्रीमाली जी आश्वस्त कर पाएंगे कि एबीवीपी वापस से अपना परचम लहराने में कामयाब रहेगा? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। आप जिस तरह से आप देखिए एनएससी के ना तो कोई उपाध्यक्ष पे कोई कैंडिडेट है, ना महासचिव पे कोई कैंडिडेट है, ना सचिव पे कोई कैंडिडेट है, ना अध्यक्ष पर भी इनके अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं है। मैं आपकी न्यूज से भी मैं भाई साहब ये भी न्यूज से भी कहना चाहता हूँ, कोई कैंडिडेट ही इनका आज अभी धरातल पे कोई कैंडिडेट नहीं जी कि कोई कॉलेज में मेहनत कर रहा है। पिछली बार जब एनएसयूआई चुनाव जीती थी तब भी एनएसयूआई के पास कैंडिडेट नहीं था। ऐसे में आप ही की पार्टी से हिमांशु चौधरी जी वहाँ गए थे और वो अध्यक्ष बने थे। तो इतिहास अपने आप को दोहराता भी है। क्या इस वर्ष भी आपको ऐसा लगता है? नहीं, कोई भाई साहब हमारे यहाँ से कोई ऐसा तो भाई साहब मैं तो बात कर रहा हूँ ना भाई साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि एनएसयूआई के पास कैंडिडेट कहाँ है ये बताइए भाई साहब। एनएसयूआई के पास तो कोई कैंडिडेट नहीं है जी। और हमारे यहाँ तो व्यक्ति को तैयार किया जाता है, विद्यार्थी परिषद व्यक्ति को तैयार करती है, उनको बताती है, सारी चीजें सिखाती है। क्या एनएसयूआई इस तरह का काम करती है? क्या 365 दिन वो एमएलएसयू में रहती है? ये तो सभी को पता है। एनएसयूआई का किसी भी तरह का कोई धरातल पे कोई अस्तित्व भी नहीं है। एमएलएसयू विश्वविद्यालय के लंबे समय से एनएसयूआई अपना परचम यूनिवर्सिटी पे नहीं लहरा पाई है। अंतिम जो प्रेसिडेंट रहे वो हिमांशु चौधरी रहे, उसके बाद एनएसयूआई को कोई प्रेसिडेंट नहीं बना। क्या इस वर्ष एनएसयूआई अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहेगी? बिल्कुल, एनएसयूआई गत वर्ष से अच्छा काम कर रही है, अच्छा ऊर्जावान हमारा एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष है हिमांशु पवार जी, मजबूती से काम करता है। पिछली बार भी कुछ कारणोंवश एनएसयूआई के जो पदाधिकारियों पे और एनएसयूआई जिलाध्यक्ष और एनएसयूआई का एक कैंडिडेट था मजबूत कीर्तिराज सिंह, कुछ कारणोंवश कुछ बात या कुछ मुकदमेबाजी कुछ इस तरह से हो गया था छात्रों के हितों में जी। उस हिसाब से लड़ नहीं पाए थे और उसके अंदर उलझनों के कारण पिछली बार हमारा एनएसयूआई का कैंडिडेट विफल हो गया था। लेकिन इस बार बहुत अच्छी तरीके से जमीनी स्तर से मेहनत कर रही है एनएसयूआई जी और अच्छा कैंडिडेट निकाल के लाएंगे और अच्छी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे बिल्कुल जी। हर्षवर्धन सिंह जी, एबीवीपी के पास कई लंबी फहरिस्त है उम्मीदवारों की, पर एनएसयूआई के पास मुश्किल से एक उम्मीदवार है कीर्तिराज सिंह जाला। ऐसे में क्या जो हिमांशु चौधरी के समय जो एक इतिहास बनाया गया था, एबीवीपी से उम्मीदवार लेकर एनएसयूआई ने चुनाव जीता था, क्या इस वर्ष भी ऐसा ही कुछ करने की फिराक में है एनएसयूआई? ऐसा तो नहीं है, बाकी वर्तमान किसने देखा है। बाकी एनएसयूआई जिस स्तर से काम कर रही है, कैंडिडेट तो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, नाम अभी तक इस तरह से नहीं आए हैं कि यूनिवर्सिटी प्रत्याशी हैं या बाकी सब एनएसयूआई की जो सक्रियता है यूनिवर्सिटी के अंदर वो कार्य भी कर रहे हैं और मजबूती से काम भी कर रहे हैं जी। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, क्या इस वर्ष पूरा पैनल मजबूती से एबीवीपी के सामने प्रदर्शन करेगा? इस बात का आश्वस्त यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सिंह केलावत कर पाएंगे? बिल्कुल, इस बार मजबूती से करेगा, लड़ेगा, छात्र के लिए भी लड़ेगा और छात्र एबीवीपी से बहुत मजबूती से लड़ेगा। एनएसयूआई का हर छात्र इस बार पुरजोर तरीके से तैयार है और साथ में ही यूथ कांग्रेस भी पूरी पुरजोर ताकत लगाएगी एनएसयूआई के साथ और एनएसयूआई के प्रत्याशियों को जिता के लाएंगे
और हर संभव प्रयास करेंगे। जी, क्योंकि पहली बार बहुत सारे, क्योंकि अभी हमने आए दिनों देखा है कि यूथ कांग्रेस भी काफी मजबूती से क्षेत्र के अंदर अपना प्रभाव और दबदबा कायम करने में कामयाब रह रही है, क्योंकि ये नए जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी बने हैं, तो ऐसे में एनएसयूआई के अंदर भी एक नई जान फूंकने में यूथ कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, यूथ कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और यूथ कांग्रेस मजबूती से एनएसयूआई के साथ खड़ी रहेगी, एनएसयूआई के हर संभव प्रयास में साथ रहेगी, हर कार्य के अंदर साथ रहेगी और एनएसयूआई को पुरजोर तरीके से मजबूत करने की कोशिश करेगी और चुनाव जिताने की भी पुरजोर कोशिश करेगी। हर्षवर्धन सिंह उर्फ गोल्डी का कहना है कि एनएसयूआई परचम लहराएगी, लेकिन अभी तक लगता नहीं कहां से वह परचम लहराएगी, क्योंकि वह भी अभी तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सहारे है। जिसको टिकट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नहीं दिया, उसकी आस लगाए एनएसयूआई के लोग बैठे हैं, क्योंकि इनके पास मजबूत दावेदार नहीं है और सिर्फ एक नाम जो है कीर्तिराज सिंह का, वह भी बेग के चक्कर में अटका हुआ है। वहीं ध्रुव श्रीमाली ने दावा किया है कि छात्र राजनीति में झगड़े चलते रहते हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से कोई झगड़ा नहीं हुआ। पैनल के बीच में अध्यक्ष का पार्षद से क्यों झगड़ा था, अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के क्यों झगड़ा था, वह उनकी निजी झगड़ा है और निजी विचार है। अखिल भारतीय विद्यार्थी की परिषद की तरफ से न तो कभी कोई इस तरह के झगड़े हुए हैं या ही ऐसी कोई सीख दी गई है। चलिए अब बात करते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मिलिंद पालीवाल की और यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष निशांत शर्मा की, जिन दोनों ने ही अपने संगठन को मजबूत दिखाया और जीत का दावा किया है। सर, इस वर्ष चुनाव भी हैं छात्र संघ के, हालांकि अभी तक घोषणा नहीं हुई, पर छात्र इसका बिगुल बजा चुके हैं। बिल्कुल। ऐसे में आप लंबे समय तक छात्र राजनीति में आप सक्रिय रहे और कई चुनाव में चाणक्य की भूमिका भी आपने अदा करी है। जी जी। क्या इस वर्ष एनएसयूआई के पास कोई उम्मीदवार है? उम्मीदवार तो मयूर जी हर बार रहे ही हैं, सिर्फ एक आधी बार कोई उम्मीदवार नहीं रहा, बाकी उम्मीदवार तो हर बार रहे हैं और इस बार भी होगा, अवश्य होगा। जी हाँ जी। या फिर आपको लगता है कि आपके परम मित्र जो रहे हिमांशु जी चौधरी, उनके जैसा समय फिर से एनएसयूआई को देखना पड़े, क्योंकि वे एबीवीपी से आए थे, चुनाव एनएसयूआई से लड़े और चुनाव जीते भी सरी। देखिए, ये तो चुनावी समीकरण की बात है जी, और आप देख ही रहे हैं कि मतलब कब कौन किसके पलड़े में आके बैठे जी, तो हो सकता है कि ये वक्त वापस दोहराया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मतलब। जी हाँ जी। तो निशांत जी शर्मा ये आश्वस्त कर पाएंगे कि जो ये लंबे समय से एबीवीपी का परचम लहराता आ रहा है यूनिवर्सिटी पर, इस वर्ष क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल सर पर है, ऐसे में चुनावों का संदेश ही लोगों के बीच में आपकी वोट मार्किंग भी करेगा? नहीं सर, इस बार हम बहुत अच्छे से मतलब भूमिका निभाएंगे एनएसयूआई की जी, और आप देखेंगे कि इस बार वापस हम हिमांशु चौधरी वाला वक्त वापस लाएंगे इस बार। एबीवीपी के प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों के नाम बाजार में सरेआम चल रहे हैं। ऐसे में मिलिंद पालीवाल की नजर में सबसे प्रबल दावेदार कौन है? सभी हमारे कार्यकर्ता हैं जी, और सभी हमारे दावेदार हैं। जो जो विद्यार्थी परिषद से दावेदारी कर रहे हैं वो सभी हमारे लिए प्रबल दावेदार हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो किसी के ऊपर केस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, कोई अभी तक विषयों में फेल हो चुके हैं, कोई ऐसे हैं जो व्यवहार से नहीं प्रभाव से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में भी ये क्या मिलिंद पालीवाल आश्वस्त कर पाएंगे कि इस वर्ष एबीवीपी फिर से चुनाव जीतेगी? देखिए भैया, जो एलिजिबल नहीं हो पाता है और जिसके ऊपर केस होता है वो तो वैसे भी या फेल हो जाता है, वो वैसे भी चुनाव लड़ नहीं पाएगा। जैसे जो क्लियर होगा वही एलिजिबल होता है नॉर्म्स के हिसाब से जी। और जो भी प्रत्याशी लड़ेगा विद्यार्थी परिषद से, मैं सिर्फ अध्यक्ष पद नहीं पूरे पैनल के आपको श्योरिटी देता हूँ कि पूरा पैनल फिर से रिकॉर्ड वोट से जीतेगा और भले चुनाव के बाद अपन वापस बात करेंगे, लेकिन पैनल जीता हुआ मिलेगा आपको। जी, इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि पिछले वर्ष भी आपका पैनल पूरा चुनाव जीता था। जी जी भैया। पर अगर उसे मार्क्स देने हो तो मैं एवरेज से भी कम मार्क्स उसे दिए जाएं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपस में पूरे साल लड़ते रहे। उसके बाद आपके अध्यक्ष ने बीजेपी पार्टी के पार्षद के ऊपर
हाँ, उन्होंने उनको थप्पड़ मारी, उन्होंने उनको थप्पड़ मारी, आपस में थप्पड़बाज अध्यक्ष है आपके। ऐसे में पार्टी की छवि कितनी धूमिल हुई? देखिए, एबीवीपी एक छात्र संगठन है जी। जब उस विद्यार्थी परिषद का झंडा जब भी लहराता है, उस झंडे के नीचे हम सभी मन भेद भूलकर उस झंडे के नीचे खड़े होते हैं। सर, संगठन होता है भाई साहब, उसमें कुछ छोटे मोटे कहा सुनी चलती रहती है, लेकिन आप अभी भी आपके वीडियो या मेरी इंस्टाग्राम या फेसबुक प्रोफाइल उठा के देखें तो उस विज्ञापन में, आंदोलन में, चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, महासचिव हो, संयुक्त सचिव, हम सब छात्रों की लड़ाई साथ मिलकर कर रहे हैं। जी भैया। लिंग दो कमेटी की सिफारिशों का सरेआम उल्लंघन होता है क्योंकि ये कैंपस के चुनाव है। ऐसे में पूरे शहर को जगमगा देना अपने पोस्टर होर्डिंग के माध्यम से, इसे कहाँ तक उचित मानते हैं? लिंग दो की जो नियम्स हैं उसमें बजट थोड़ा बढ़ना चाहिए जी। अब आधुनिकता आ गई है थोड़ी चुनाव में, तो कुछ आपके प्रत्याशी आके यहाँ पर कह के गए कि हमारे तो बड़े भाई होते हैं, वो हमारे शुभेच्छुक बन जाते हैं। कुछ लोग सहयोग करते हैं। देखिए, ऐसी बात सहयोग करेंगे, पर मिलिंद जी आप एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। अब मैं उनसे तो मैं क्या बहस कर रहा हूँ, इसलिए आप उस बात का उचित से जवाब दे पाएंगे कि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति विशेष से कोई फायदा हो तो वो उसके चुनाव पे इन्वेस्टमेंट भी करें। एक होर्डिंग कोई लगा सकता है, 2 होर्डिंग कोई लगा सकता है, ये हम भी मानते हैं, पर पूरे शहर के अंदर 30 होर्डिंग, 40 होर्डिंग, स्टूडेंट आ रहे हैं आपके 180 परीक्षा देने, आप अगर बाहर जाके देखते हैं तो आपको 200 तो स्टैंडिया लगी हुई मिलती है। इन सारी चीजों पर जो पैसा बर्बाद हो रहा है और लिंग दो कमेटी की जो सिफारिश है उसका उल्लंघन हो रहा है, इस विषय में मिलिंद जी की क्या राय है? मेरी राय ये कि मेरे हिसाब से तो स्टैंडी और पोस्टर से वोट नहीं मिलते हैं जी। वोट छात्रों के दिल में जगह बनाने से मिलते हैं जी। और छात्रों का काम कराने से मिलते हैं जी। और लिंग दो कमेटी से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सिफारिश करना चाहूंगा जी कि उनका थोड़ा सा जो उनके नॉर्म्स है उसको थोड़ा अपडेट कीजिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 दिन छात्रों के बीच में रहती है, छात्रों के हित के लिए काम करती है और इस बार भी जीतेगी क्योंकि लगातार 4 बार से जीतते आए हैं। ये कहना था मिलिंद पालीवाल का। वहीं निशांत शर्मा का कहना है कि अगर उधार लेना भी पड़े या उधर से किसी कैंडिडेट को लेना भी पड़े तो दिक्कत क्या है, जीत तो फिर भी हम जाएंगे। तो आपको बता दें कि मोहनलाल सुपारा यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में इन दिनों बड़ा भूचाल सा आया हुआ है। चारों ही संकटक कॉलेजों के बाहर बड़े बड़े बोर्डर, पोस्टर, सारे चीजें लगी हुई है और कहीं न कहीं सारे जो छात्र नेता है वह अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और जिम्मेदारों को मान मनोबल कर रहे हैं और मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं प्रभाव चलेगा, कहीं व्यवहार चलेगा, लेकिन इस बार परचम किसका लहरेगा, कौन होगा सुविवी का सुल्तान, किसके सर चढ़ेगा सुखाड़ा यूनिवर्सिटी का ताज, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी भी सवाल कई खड़े हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगा, क्योंकि इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास में काफी दावेदार हैं, जबकि एनएसयूआई के हाथ खाली हैं और ढूंढ रहे हैं। इस बार यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में होने हैं और सारे ही जिम्मेदारों को राजस्थान की सरकार यह भरोसा या जिम्मेदार भी लेती है कि अगर इन्होंने यहां पर जिता दिया तो हो सकता है सरकार रिपीट हो जाए। एनएसयूआई के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी आश्वस्त है कि इस बार वह जीत कर दिखाएगी। चर्चा चौराहे की में अभी इतना ही। शहर की तमाम खबरों से लेकर आपको आगे भी रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मनु राव को पूरी न्यूज टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।